जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पासवर्ड पुलिस में। दोस्तों, जैसा कि हम आपसे पहले ही बता चुके हैं, इतिहास को हम जीरो से लेकर लास्ट तक पढ़ाएंगे। ये मेरा इतिहास का थर्ड पार्ट है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताएंगे। अभी हम आपको प्रागैतिहासिक काल का पूरा खत्म कर दिया है, जिससे मेरा आद्य ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिसके बारे में तो लिखा गया है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। जिस काल के बारे में लिखा गया है, साक्ष्य में मिला है, लेकिन उसके बारे में पढ़ा नहीं जा सकता कि क्या उसमें लिखा है, कंफर्म हम पढ़ नहीं सकते, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमारा आता है सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा आगे कर रहे हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये जान जाओ आप लोग कि ये जो सिंधु सभ्यता है, इसकी खोज करने की जो पद्धति है वो है रेडियो कार्बन C14। पहले नंबर इसके बारे में आप समझ जाइए कि कैसे हम पता लगा दिए कि इससे पहले यहां पे आप देखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता हमारा है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी आज चल रहा है 2024, आज से 2024 साल पहले आएंगे तो एक ईस्वी आएगा। एक ईस्वी से 2400 साल पहले आप जाएंगे, उस काल के लोग सिंधु सभ्यता का काल कहा जाता है। अरे भाई, ऐसे नहीं लिखा, लेकिन हम लोग उसका नामकरण कर दिए सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। यानी उस काल के लोग कैसे जीवन जीते थे, इसके बारे में पढ़ना सिंधु सभ्यता कहलाता है। उस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। हालांकि उन्हें हम उनकी किताब को पढ़ नहीं सकते, लेकिन हमें कुछ साक्ष्य मिला है। किसके माध्यम से? रेडियो कार्बन C14 के माध्यम से। जैसे आपको बुखार चढ़ता है तो आप क्या करते हैं, थर्मामीटर से जाके अपना टेम्परेचर चेक करवाते हैं। भूकंप आता है तो किससे चेक करवाते हैं, सिस्मोग्राफ से चेक करवाते हैं। उसी प्रकार ये पता लगाया गया कि आज से 2400 साल पहले भी लोग रहते थे, और उन लोगों का जीवन कैसा था हम पता लगाए हैं रेडियो कार्बन C14 की मदद से, जिससे मालूम चला कि वहां के लोग कैसे रहते थे, जिसे हम सिंधु सभ्यता नाम दे दिए। सिंधु सभ्यता क्यों नाम दिए? क्योंकि अधिकतर जो प्रूफ हमें मिले हैं वो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। आप कहेंगे सर हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दिए आप? तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम दिए बाबू, क्योंकि 300 से 350 एविडेंस हमको मिले हैं सिंधु सभ्यता के, जिसमें से सबसे पहले हम खुदाई किए थे हड़प्पा की। किसकी खुदाई किए थे? हड़प्पा की खुदाई किए थे, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सबसे पहले आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जान जाइए। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने किए थे। कब किए थे? 1921 ईस्वी में। अभी आप इसको ब्रेक रखिए, ठीक है, आगे और चर्चा करते हैं। इधर समझ गए हैं आप? इधर देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। चार्ल्स मैसन क्या जानकारी दिए थे कि आप इसकी खुदाई कीजिए। लेकिन अब देखिए, इस जबकि सर्वेक्षण मतलब होता है कि कहां कहां सिंधु सभ्यता पाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी कनिंघम ने दिया था कि यहां पर आप खुदाई कीजिए, यहां पर आप खुदाई कीजिए, यहां पर आप खुदाई कीजिए। उसके बारे में जानकारी कौन दिया था? कनिंघम ने दिया था। आगे और डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, देखना। सिंधु सभ्यता ताम्रकाल का विकसित रूप है, आप जानते हो। इससे पहले ताम्रकाल हम आप लोगों को पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में। ताम्रकाल के बाद हम सिंधु सभ्यता के बारे में हम जानकारी लेते हैं, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता कहां से लेके कहां तक फैला है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में मांडा में मिला है चिनाब नदी। चिनाब नदी में हमें मांडा नामक स्थान पे सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। आप आएंगे दक्षिण में, गुजरात में बहुत सारे जगह पे मिले हैं, जिसमें दैमाबाद लास्ट पॉइंट है। दैमाबाद किस नदी के किनारे है? परवरा नदी के किनारे है, राइट। अब आएंगे उत्तर में, अब आएंगे आप पश्चिम में आएंगे पाकिस्तान मिलेगा आपको। पाकिस्तान में सुटका गेंडोर नामक स्थान पे मिलेगा ये सिंधु सभ्यता का कुछ साक्ष्य, जो हमें दास्क नदी के किनारे मिलता है। ये सुटका गेंडोर पाकिस्तान में मिलता है, बताइए पाकिस्तान तक फैला था ये, ठीक है ना। अब आएंगे आप पूरब में, यूपी के आलमगीरपुर में भी इसका साक्ष्य मिला है, जो हिंडन नदी के किनारे है। आप तो ये जान गए कि हड़प्पा सभ्यता कहां से लेके कहां तक ये फैला हुआ है, राइट, ठीक है ना। अब समझते हैं हम दोस्त कि हड़प्पा सभ्यता में हमें खुदाई की गई, उसमें क्या क्या साक्ष्य मिले, किस साक्ष्य के माध्यम से हम ये समझ गए कि ये हड़प्पा सभ्यता इतने साल पुराना था और लोग कैसे जीवन जीते थे, राइट, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे सिंधु सभ्यता के जो हड़प्पा नामक स्थान से मिलने वाले कुछ प्रमुख साक्ष्य के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं खुदाई करने पर, राइट, ठीक है ना। देखिए, चाक मिला है वहां पे। चाक जानते हो, जो घूमता है ऐसे चाक, ये चाक मिले हैं कि, और उसको जांच किया गया, चेक किया गया, मालूम चला आज से वो 1800 ईसा पूर्व क्या वो चाक है, ठीक है ना।
तो उसे हम किस सभ्यता में रख देंगे, सिंधु सभ्यता में रख देंगे। एक पढ़ने का एक उपयोगी साधन के थ्रू यार, ठीक है ना। अन्नागार मिला है, अन्नागार का मतलब अन्न, और गार का मतलब होता है रहने का जगह, गोदाउन, जिसे हम प्रेजेंट टाइम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अन्न रखने का गोदाउन भी था, लेकिन छोटा था। इससे आगे वाला जो हमें साक्ष्य मिला है, जिसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं, वो मॉडर्न था दोस्त। जैसे आप गांव में रहते हैं अगर, तो गांव से आपका एक शहर होता है ना, तो वैसे हड़प्पा सभ्यता का भी एक शहर था जिसका नाम मोहनजोदड़ो था। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, राइट, ठीक है ना। अन्नागार मिला है, मतलब छोटा अन्नागार, छोटा गोदाउन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और श्रमिक आवास मिला। श्रमिक आवास का मतलब क्या होता है, मजदूर का रहने का घर, उसे श्रमिक आवास कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब मोहनजोदड़ो के बारे में हम आपको बताए हैं कि वहां लोग मॉडर्न हो गए थे, यानी शहरी हो गए थे, तो वहां पे श्रमिक आवास नहीं था, वहां पे पुरोहित आवास था, यानी बड़े लोग वहां पे रहते थे, ऐसा साक्ष्य मिला है, ठीक है। मातृदेवी की मूर्ति, एक मूर्ति मिला है जो मातृदेवी की मूर्ति कहा गया है उसको, ठीक है ना। मातृदेवी की मूर्ति मिला है हमें एक साक्ष्य के थ्रू, लेकिन वो भी पता लगाया गया कि वो सिंधु सभ्यता का ही है। लेकिन वो किस जगह मिला है दोस्तों, हड़प्पा में मिला है, ठीक है ना। कहां पर मिला है, हड़प्पा नामक स्थान पर मिला है, ठीक है। कब्रस्तान मिला है वहां पर, कहां पे, हड़प्पा नामक स्थान पर कब्रस्तान मिला है, लेकिन उस पे क्या लिखा है, RH37। लेकिन RH37 तो लिखा है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं दिया कि इसका मतलब क्या होता है। अरे भाई, जब पढ़ ही नहीं सकते, लिखा है ऐसे, उसमें जो कब्रस्तान मिला है ऐसे होता नहीं था, ऐसे इसको लगा देते थे, ऐसे एक ब्रांच के थ्रू वहां पे। अभी मॉडर्न में आप जाएंगे कहीं लिखा रहेगा यह कब्रस्तान है, यहाँ पर आना मना है, मतलब कोई गलत काम करना मन्नत है, वहां पे आप टॉयलेट नहीं कर सकते, ऐसा लिखा रहता है वहां पे, ये कब्रस्तान है। तो ऐसे कब्रस्तान था, उस पे लिखा था RH37। इसका मतलब क्या है, अभी लोग समझ नहीं पाए हैं। क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले बताएं ये किस इतिहास के अंतर्गत है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि ये लिखा तो पाया गया है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता, वो अपने भाषा में लिखी थी दोस्त, ठीक है ना। देखिए और क्या मिला है, हाथी का कपाल मिला है। क्या मिला है, हाथी का कपाल मिला है। और उस हाथी के कपाल का जब रिसर्च किया गया तो मालूम चला कि ये जो है आज से 2200 ईसा पूर्व, 2100 ईसा पूर्व पहले का कपाल है, जिसे हम किस सभ्यता के अंतर्गत रख देते हैं, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत रखे हैं। लेकिन ये कहाँ मिला है, हड़प्पा नामक स्थान पर ये मिला है, ठीक है ना। अब आता है स्वास्तिक चिन्ह मिला है। अब हम लोग जानते हैं ना कि मॉडर्न युग में स्वास्तिक का मतलब क्या होता है, शुभ होता है, इसको लिखना चाहिए दीवार पे जब कहीं शादी विवाह होता है, दिवाली आती है, तो लोग ऐसे इसका प्रयोग करते हैं स्वास्तिक चिन्ह का। इसका एक और धार्मिक मतलब भी होता है, जो आगे हम डिटेल में चर्चा कभी कर देंगे। तो यहाँ क्या स्वास्तिक चिन्ह मिला है, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं है। उसका मतलब वो लोग जानते होंगे, क्योंकि हम लोग अभी उसको सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बारे में वो क्या सोच रहे थे ये हमको नहीं मालूम, राइट। देखो आगे लिखा है लकड़ी का ओखली। ओखली का लोग यूज कर रहे थे यार वहां पे, भाई किसका, ओखली का यूज। ओखली जो लकड़ी का ओखली नहीं होता है, जब शादी विवाह में काम आता है, या फिर आप धान उन रख देते हैं उसको और ऐसे कूटते हैं तो उसमें से चावल निकल जाता है, ठीक है ना। तो ओखली भी मिला है, लकड़ी का ओखली। लकड़ी का ताबूत मतलब बड़ा बड़ा गट्ठा, जिसको आप कहते हैं अपने भाषा में कि गट्ठा जिसको कहते हैं, लकड़ी का गट्ठा मोटा मोटा होता नहीं है, तो लकड़ी का ताबूत भी मिला है वहां पर। ये था आपका हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें मिली, और आपने जानने की कोशिश किया कि सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था, लेकिन कहां कहां सिंधु सभ्यता पाया जा सकता है इसके बारे में जानकारी कनिंघम ने दिया था। और ये भी मैं बता दूं सबसे पहले आपको कि हड़प्पा सभ्यता आज से 2400 साल, आज से नहीं 2400 ईसा पूर्व, यानी आज से 2000 साल यहाँ चले जाओ, अब उसके बाद 2400 ईसा पूर्व में भाई वो लोग इतने मॉडर्न थे कि वहां ओखली का यूज करते थे, पुरोहित आवास था, सभागार था। आगे हम आपको पढ़ाएंगे मोहनजोदड़ो वाला टॉपिक, जब पढ़ाएंगे अगला टॉपिक आपका है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है उसकी खुदाई कब की गई थी, 1922 में, यानी इसके एक साल बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी, नहीं तो मोहनजोदड़ो सभ्यता हो जाता, ठीक है ना। सबसे पहले इसी की खुदाई की गई थी, हड़प्पा की, हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई की गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया, समझ सकते हैं आप। तो आगे आपको हम बताएंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक मॉडर्न था, जैसे आप मान लीजिए गोरखपुर में रहते हैं, एक फॉर एग्जांपल के थ्रू गोरखपुर में रहते हैं, लेकिन गोरखपुर में किसी गांव में रहते हैं, तो वो गांव आपका हड़प्पा हो गया। अब जो शहर आपके लिए है वो गोरखपुर सिटी होगा, तो समझ लीजिए मोहनजोदड़ो जो स्थान है वो क्या था, एक सिटी है। आप लोग से इस पे एक मूवी भी निकला है मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन जी बनाए हैं, आप जाके उसके बारे में और देख सकते हैं। नील की खेती के बारे में उसमें ज्यादा चर्चा की गई है, ठीक है ना, उसमें जाएंगे और डिटेल भी समझ में आएगा आपको। लेकिन हाँ, ये जो पार्ट 4 होगा
हम आपके लिए मोहनजोदड़ो पर बनाएंगे, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ आ गई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।